नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के अंतर्गत मित्रों राठौड़ राजवंश के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। मित्रों जो राठौड़ राजवंश है, उस राठौड़ राजवंश के ऊपर दोस्तों अपन जो है मालदेव राठौड़ के ऊपर बातें कर रहे थे, और मालदेव राठौड़ के शासन काल की काफी कुछ बातें अपन ने की थी, काफी कुछ बातें अभी बाकी है। मित्रों देखिएगा, राठौड़ राजवंश जब अपन ने पढ़ना शुरू किया तो मित्रों मैंने बताया कि जो राठौड़ राजवंश है वो राठौड़ राजवंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? राव सिंहा के द्वारा। मित्रों सबसे पहले अपन ने जो राठौड़ राजवंश में, ध्यान से सुने ताकि पीछे का सारा रिकॉल हो जाए। राव सिंहा के काल में अपन ने देखा कि राव सिंहा के काल में राठौड़ वंश की स्थापना हुई, और सिंहा का स्मारक बिट्ठा गांव पाली में बना हुआ है। मित्रों सिंहा के बाद में शासक बना आसनाथ के बारे में देखा कि आसनाथ जलालुद्दीन खिलजी के सामने लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। आसनाथ के बाद में दोस्तों अपन ने देखा दूहड़ के काल में देखा था कि चक्रेश्वरी माता की मूर्ति जो है वो चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए थे, और कर्नाटक से लाकर के नगाना गांव में स्थापित करवा दी। इस कारण यही चक्रेश्वरी नगाना गांव में स्थापित होने के कारण नागणेच्या माता कहलाई। मित्रों नागणेच्या माता राठौड़ वंश की कुलदेवी, उसके मंदिर का निर्माण नगाना गांव बाड़मेर में बताओ किसने करवाया था? दूहड़ ने। मित्रों दूहड़ के बाद में अपन ने देखा था मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ जी के बारे में अपन ने देखा ये एक लोक देवता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बारे में देखा कि इन्होंने राजधानी पाली से हटा करके खेड़ा, और खेड़ा बताओ कहां पर पड़ता है? बालोतरा, बाड़मेर का पुराना नाम था, वहां पर राजधानी बनाई। मित्रों मल्लीनाथ के बाद में आया था बीरम के बाद में आया चूड़ा। बताओ बीरम के बाद में कौन आया? चूड़ा। दोस्तों चूड़ा के बारे में अपन ने देखा कि चूड़ा ने 1394 से 1423 तक इसने शासन किया, और मंडोर जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। इंदा प्रत्यार की पुत्री किशोरी कंवर से विवाह किया। मित्रों चूड़ा के बाद में अपन ने देखा कान्हा के काल में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। उसके बाद में अपन ने देखा था रणमल ने अपनी बहन हंसा का विवाह किसके साथ करवाया था? लाका के साथ, और मोकल का संरक्षक बना था। उसके बाद दोस्तों अपन ने पढ़ा था राव जोधा, और राव जोधा के बारे में देखा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जोधेलाव तालाब का निर्माण करवाया, जोधपुर शहर की स्थापना 12/5/1459 के दिन करवाई, आमल बामल की संधि करी, इत्यादि कार्य अपने राव जोधा के काल में। जोधा के काल में मित्रों मैंने बताया कि जोधा के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना था उसका नाम था सातल देव, और सातल देव के काल में दोस्तों अपन ने देखा है कोसाणा का युद्ध हुआ था 1492 ईस्वी में। कोसाणा का युद्ध हुआ था पिप्पाड़ जोधपुर के पास में, और उस युद्ध में सातल देव ने गुड़ले खां को हराया था, और गुड़ले खां को हराने के पश्चात गुड़ला महोत्सव की शुरुआत हुई थी, और इस युद्ध में घायल होने के पश्चात सातल देव जो है वो सातल देव जोधपुर पहुंचते समय वीर गति को प्राप्त हुए। सातल देव के बाद दोस्तों अपन ने चर्चा की थी सुजा की, और सुजा के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके शासन काल में बीकानेर के शासक राव बीका ने जोधपुर के चांदी का राज सिंहासन हड़बूजी सांकला द्वारा दी गई तलवार, ढाल इत्यादि प्राप्त करने के लिए बीका का आक्रमण हुआ। मित्रों सुजा के बाद में मैंने बताया 1514 से 1515 तक शासक बना बागा, और 1515 से 1532 तक बागा के बाद में शासक बना गांगा यानी गांगदेव। गांगदेव के काल में देखा कि गांगदेव ने खानवा युद्ध में सांगा का सहयोग करने के लिए सेना भेजी। गांगदेव के काल में देखा गंगा बावड़ी गांगोलाव तालाब का निर्माण हुआ। गांगदेव के काल में ही अपने कहा था कि ये सबसे विनम्र और सुशील शासक होने के कारण स्थानीय सरदारों व सामंतों ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी स्वतंत्रता स्थापित करना शुरू कर दिया, और स्वतंत्रता स्थापित करते करते छोटे मोटे ठिकाने इस जोधपुर रियासत से दोस्तों अलग हो जाते हैं। केवल और केवल दो ही स्थान गंगा के काल में बसते हैं, एक का नाम था सोजत और दूसरे का नाम था अपना जोधपुर। और गांगदेव के बाद अपन जिस शासक पर चर्चा कर रहे थे उस शासक का नाम बताओ दोस्तों कौन सा देव है? मालदेव।
मित्रों, मालदेव के काल में मैंने प्रारंभिक समय में बताया कि मालदेव बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। इस मालदेव के काल में जब ये राजा बना तब केवल 2 परगने इसके पास थे, जोधपुर और सोजत। इसके बाद बिलाड़ा, बदराजून, नागौर, मेड़ता, अजमेर, पोकरण, रायपुर, रिया, सोजत, इन सभी के ऊपर अधिकार करते हुए इन सब का विलय जोधपुर में कर लेता है। और जिस दिन 7 नवंबर 1562 ईस्वी को इस मालदेव की मृत्यु होगी, उस दिन तक इसने अपने जोधपुर राज्य के अंतर्गत कुल 58 परगने क्या कर लिए थे मित्रों, शामिल कर लिए थे। फिर मैंने मालदेव के काल में बताया जेता और कुंपा इसके विश्वास पात्र सेना नायक थे। उनके सहयोग से बीकानेर के शासक जेता सिंह पर आक्रमण किया और बीकानेर का शासक जो जेता सिंह था उसको पहोबा के युद्ध में 1542 ईस्वी में पराजित करके बीकानेर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अपन ने चर्चा की कि मालदेव के समकालीन दिल्ली का शासक हुमायूं था, लेकिन हुमायूं के ऊपर एक के बाद एक लगातार 2 आक्रमण शेरशाह सूरी अफगान शासक करता है और शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध 1539 बिहार में एवं कन्नौज का युद्ध 1540 उत्तर प्रदेश को जीत करके इस हुमायूं को यहां से भगाता है और दिल्ली का शासक कौन बन जाता है, शेरशाह सूरी। मित्रों, उसके बाद मैंने कहा कि शेरशाह सूरी इसके ऊपर आक्रमण करता है और शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को जेतारण पाली नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध के समय शेरशाह सूरी जो है मालदेव एवं उसके दोनों सेनापति जेता व कुंपा के बीच हाजी खान नागौरी के सहयोग से अविश्वास उत्पन्न करता है। कुछ रुपए पैसे रख देता है जेता कुंपा के सामान के पास, फिर एक पत्र भेजता है शेरशाह सूरी मालदेव को। उस मालदेव ने उस पत्र को पढ़ के जेता व कुंपा की तलाशी ली तो वहां पर कुछ रुपए पैसे कुछ तलवारें पाई गई। इस कारण मालदेव अपने सेनापतियों पर, अपने वीर सेनापतियों के ऊपर संदेह करते हुए इस गिरी सुमेल के मैदान को छोड़कर के सिवाना दुर्ग बाड़मेर चला जाता है। लेकिन गिरी सुमेल का युद्ध होता है और इस युद्ध के प्रारंभिक समय में जेता और कुंपा जो है मालदेव के सेनापति जो है इस शेरशाह सूरी की सेना के ऊपर टूट करके पड़ते हैं। प्रारंभिक समय में राठौड़ सेना विजय रथ की तरफ अग्रसर हो रही थी, जीत की तरफ अग्रसर हो रही थी। शेरशाह सूरी युद्ध के बीच में नमाज पढ़ने को मजबूर हो गया था, खुदा से फरियाद करने लगा, है खुदा आज बचा ले, है खुदा आज बचा ले। लेकिन मित्रों, अंत में ऐन समय पे शेरशाह सूरी की सेना जब हारने वाली थी, उस समय जलाल खां जलवानी अजमेर के आसपास के सैनिकों को एकत्रित करके लगभग 8500 के आसपास सैनिक थे, जिसे लगभग 10,000 सैनिक लिखा जाता है। लगभग 10,000 सैनिकों को लेकर के एन समय पर गिरी सुमेल युद्ध में मैदान में प्रवेश करता है और ये पूरे दिन के आराम किए हुए सैनिक राजपूत सेना जो पूरे दिन से युद्ध भूमि में थकी हुई थी उसके ऊपर भारी पड़ते हैं। अंत में जेता कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी जीत लेता है। दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध जीतने के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं आज मुट्ठे भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा कथन शेरशाह सूरी ने कहा था। और दोस्तों, शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। जोधपुर पर अधिकार करके जोधपुर का प्रशासक ख्वासा खां को बना देता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी के सहयोग करने वाले जेता सिंह के पुत्र कल्याणमल को बीकानेर का राजा बना देता है, बीरम देव को मेड़ता का राजा बना देता है, जाहलोर वालों को जाहलोर का, जिन जिन्होंने सहयोग किया उनको अपनी अपनी रियासतें सौंप दी थी और गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मित्रों जीत लेता है। लेकिन 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में होती है और जैसे ही कालिंजर में 22 मई 1545
1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी की मृत्यु की खबर आज तक चैनल के ऊपर मालदेव देखता है, तुरंत जोधपुर पर सिवाना से जोधपुर आता है, ख्वासा खां को यहां से भगाता है और दोबारा से जोधपुर के ऊपर दोस्तों बताओ क्या कर लेता है, आक्रमण कर देता है और ख्वासा खां को भगाकर 1545 ईस्वी डॉक्टर जी.एच. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 1545, जबकि एनसीईआरटी की पुस्तकें इसे 1546 ईस्वी बताती है, लेकिन आपको 1545 ही मानना है। 1545 ईस्वी में मालदेव दोबारा से जोधपुर का राजा बनता है। यहां तक का पूरा घटनाक्रम सब विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में भी आ गया, सबको याद भी हो गया, सबने लिख भी लिया, सबने पढ़ भी लिया। अब 1545 ईस्वी में दोबारा शासक बनने के पश्चात मालदेव के शासनकाल में क्या क्या घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम के ऊपर दोस्तों आज प्रकाश विस्तार से डालते हैं। देखिएगा दोस्तों, 1545 ईस्वी में जब मालदेव दोबारा शासक बनता है तो मित्रों मालदेव आप बताइएगा दोबारा शासक बनेगा तो क्या बीकानेर के ऊपर, क्या मेड़ता के ऊपर दोबारा आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा? मित्रों ये रहा अपना मालदेव। मालदेव 1544 गिरी सुमेल का युद्ध हारने के पश्चात 1545 में दोबारा शासक बना। मित्रों दोबारा शासक बना तो बताओ क्या मेड़ता पर अधिकार वापस करेगा कि नहीं करेगा? क्या बीकानेर पर अधिकार करेगा कि नहीं करेगा? मित्रों क्या जालोर पर दोबारा अधिकार करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जितने भी परगने गिरी सुमेल युद्ध में इस मालदेव ने खोए थे उन सब पर वापस अधिकार करेगा। और दोस्तों सोजत, रिया, अपने भद्राजून, ये जो पोकरण, फलोदी, ये जितने भी छोटे मोटे राज्य थे इन्होंने तो सरेंडर ही कर दिया था मित्रों, लेकिन मेड़ता वालों ने सरेंडर नहीं किया था। मेड़ता वालों के साथ में एक युद्ध लड़ा गया था। देखना दोस्तों, मालदेव दोबारा राजा बनता है तो मालदेव जब दोबारा राजा बनता है तो अब मालदेव के सेनापति एक का नाम था नागा राठौड़ और एक का नाम था बिद्दा राठौड़। दोबारा से जब मालदेव राजा बना जोधपुर का शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात, तो इस मालदेव के जो सेनापति बने दोबारा, उस सेनापतियों का एक का नाम तो बताओ दोस्तों क्या था, नागा राठौड़, और दूसरे सेनापतियों का नाम बताओ कौन सा राठौड़ था, बिद्दा राठौड़। पहले सेनापति कौन थे, जेता और कुंपा। वो जेता और कुंपा तो गिरी सुमेल के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। बाद में जो सेनापति आए हैं नागा और बिद्दा। मित्र इस नागा और बिद्दा ने, ध्यान रखिएगा, नागा और बिद्दा ने 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में मित्रों मेड़ता पर आक्रमण किया। बताओ मेड़ता पर क्या किया, आक्रमण। और मेड़ता पर आक्रमण किया तो दोस्तों उस समय बीरमदेव का उत्तराधिकारी वहां का शासक था जिसका नाम था जयमल राठौड़। बताओ बीरमदेव मेड़ता वाले का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम कौन सा राठौड़ था, जयमल राठौड़। और मित्रों इस जयमल राठौड़ ने मालदेव की सेना को बताओ क्या किया, पराजित किया। देखिएगा दोस्तों, मालदेव की सेना गिरी सुमेल युद्ध हारने के पश्चात एक और युद्ध हारती है, मेड़ता का युद्ध जिसे आप कह सकते हैं, जयमल के खिलाफ, मेड़ता के शासक जयमल के खिलाफ युद्ध हारती है। और मित्रों इस युद्ध में जयमल का सहयोग किया था बीकानेर के शासक कल्याणमल ने। बताइए इस युद्ध में जयमल का सहयोग बीकानेर के शासक किसने किया था, कल्याणमल ने। जयमल और बीकानेर और मेड़ता ने मिलकर के मालदेव को हराया। मित्रों मालदेव इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मित्रों मालदेव ने इस जयमल के ऊपर दोबारा से 1557 ईस्वी में आक्रमण किया और 1557 ईस्वी में आक्रमण किया और इस बार जयमल को हरा करके मेड़ता पर अधिकार कर लिया। बताओ मेड़ता पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कब कर लिया मेड़ता पर अधिकार, 1557 ईस्वी में कर लिया। पहली बार हारा कब, 1555 ईस्वी में। मालदेव के सेनापति कौन है,
नागा राठौड़ और बिद्दा राठौड़, लेकिन 1557 ईस्वी में मित्रों मेड़ता पर अधिकार किया और मेड़ता पर अधिकार करके एक किला बनाया जिसे अपन कहते मालकोट का किला। बताओ मालकोट का किला कहां पर है? मेड़ता सिटी। और मेड़ता सिटी बताओ कहां पर पड़ता है? नागौर में। ये मालकोट का किला इसने जैमल को पराजित करने के पश्चात 1557 ईस्वी में बनाना शुरू किया और 1559 ईस्वी यानी 1559 ईस्वी में इस मालकोट दुर्ग का जो निर्माण है वो भी बताओ कौन से देव के द्वारा करवाया? मालदेव। मित्रों देखिएगा, यही नागा राठौड़ और बिद्दा राठौड़े। नागा राठौड़ और बताओ कौन सा राठौड़े? बिद्दा। यही नागा और बिद्दा जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोनों मालदेव के सेनापति, यही 1557 में जालोर पर अधिकार कर देते। जालोर का दोस्तों उस समय जो शासक था वो जालोर के शासक का नाम था मित्रों मलिक खां। बताओ जालोर के शासक का नाम क्या था? मलिक खां। मित्रों इस बार भी मलिक खां ने नागा और बिद्दा को पराजित कर दिया। नागा और बिद्दा को क्या कर दिया? पराजित। यानी गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात मालदेव उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म के लिए वीरेंद्र सहवाग जाना जाता है। यानी लगातार मेड़ता वालों ने पराजित कर दिया, जालोर वालों ने पराजित कर दिया। और जालोर के किस शासक ने मालदेव को पराजित किया? मलिक खां को पराजित किया। इस कारण मित्रों मालदेव जो है जालोर पर अधिकार नहीं कर पाता। प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि मालदेव मृत्यु पर्यंत किस स्थान पर अधिकार नहीं कर पाया? जालोर पर अधिकार नहीं कर पाया क्योंकि जालोर के मलिक खां ने नागा और बिद्दा को पराजित कर दिया था। मित्रों नागा और बिद्दा को पराजित कर दिया। अब मित्रों यही जो मालदेव है क्या बीकानेर पर आक्रमण करेगा? क्या दोस्तों बीकानेर पर आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि जालोर की पराजय के समय भी मित्रों बीकानेर का कल्याणमल जो है मालदेव का विरोध कर रहा था। इस कारण मालदेव ने अपनी जो राज्य है उसका विनाश ना हो इसलिए मित्रों मालदेव ने अब आक्रमण करने बंद कर दिए थे। अब आप कहेंगे कब कर दिए गुरुजी बंद? 1559 ईस्वी में। बताओ कौन सी ईस्वी में? 1559 ईस्वी में मालदेव आखिरी बार कौन से खां से हारा था? मलिक खां से हारा था दोस्तों। उसके बाद में मालदेव ने ना तो बीकानेर पर अधिकार आक्रमण किया और ना ही कहीं और पर आक्रमण किया। तो मालदेव के शासक बनने के पश्चात ये दो घटनाएं याद रखना। पहली घटना याद रखना, फलोदी, पोकरण, बदराजून, सोजत, रायपुर, गुंदोज, ये सारे के सारे जो छोटे मोटे क्षेत्र थे ये तो अपने आप ही मालदेव के सामने सरेंडर कर देते हैं। मालदेव को भिड़त कहां पर भिड़ी थी? मालदेव की जो लड़ाई हुई थी एक तो मेड़ता पर आक्रमण के समय हुई थी और दूसरी जालोर पर आक्रमण के समय हुई थी। दोनों के दोनों में बताओ मित्रों मालदेव क्या होता है? पराजित होता है। तो वापस शासक बनने के बाद मालदेव प्राचीन शक्ति के साथ प्राचीन शक्ति वाला नहीं रहा था क्योंकि पहले वीर सेनापति जैता और कुंपा जैसे महान सेना नायक थे मित्रों, बब्बर शेर की तरह टूट कर पड़ते थे। अब दोनों पराजित। ये लिख लेनी है दोस्तों एक एक लाइन में। बताओ यहां तक की कहानी सबको क्लियर है क्या? कहानी क्लियर क्या है? मालदेव वापस मेड़ता पर अधिकार चाहता लेकिन पराजित हुआ 1555 में, फिर 1557 में अधिकार किया, मालकोट बनवाया और 1559 में जालोर के शासक मलिक खां से पराजित हुआ। ये कुछ बातें जो है दोस्तों आपको और याद रखनी है। देखिएगा दोस्तों यहां पर लिख लेते हैं, पुणे शासक बनने के पश्चात 1545 ईस्वी में मालदेव दोबारा शासक बनने के पश्चात नागा व बिद्दा राठौड़ की नेतृत्व में पोकरण, फलोदी,
रिया, गुंदोज, बदराजून, बदराजून पर अधिकार किया। यहां पर तो इस राज से अपने मालदेव ने अधिकार किया। अगला 1555 ईस्वी में मालदेव मेड़ता शासक जयमल से पराजित हुआ। जयमल से पराजित हुआ। जबकि 1557 ईस्वी में मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर, मेड़ता दोस्तों कहां पड़ता है? नागौर में। मेड़ता पर अधिकार कर मेड़ता पर अधिकार कर 1557 से 1559 तक, 1557 से 1559 तक, 1557 से 1559 तक मेड़ता में मालकोट का निर्माण करवाया। मेड़ता में मालकोट का निर्माण करवाया। नेक्स्ट 1559 ईस्वी में जालोर के शासक मलिक खां से मालदेव पराजित हुआ। यहां तक छापो, उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों यहां तक सभी साथियों ने लिख लिया। तो अब देखना दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मालदेव के सैनिक अभियान समाप्त हो जाते हैं। यही थे मालदेव के प्रमुख सैनिक अभियान। मित्रों अब मालदेव के बारे में 4-5 बातें और लिखनी है और उसके बाद मालदेव का विधिवत समापन करते हैं। मित्रों मालदेव के बारे में एक तो याद रखना, मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता। बताओ मालदेव को बताओ 52 युद्धों का विजेता कहा जाता। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। नेक्स्ट मालदेव के शासनकाल में 58 परगने जोधपुर राज्य में शामिल।
जब राजा बना था तब केवल 2 स्थान थे, अब 58 स्थान जोधपुर राज्य में शामिल। नेक्स्ट, गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात बीकानेर व जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी रियासतें शेरशाह सूरी के अधीन, मित्रों केवल 2 स्थानों को छोड़ दें, एक तो जैसलमेर और बीकानेर का तो इसलिए अधीन नहीं हुआ क्योंकि गिरी सुमेल में जो सहयोग किया था और जैसलमेर तक शेरशाह सूरी पहुंच नहीं पाया था, पहले ही मृत्यु हो गई थी, जोधपुर से आगे बढ़ ही नहीं पाया था। इस कारण मित्रों आपने देखा होगा जब अपने मेवाड़ पर चर्चा की, मैंने कहा कि उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ की चाबियां भिजवा दी थी, यानी उदय सिंह ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। तो दोस्तों अगर 2 रियासतों को छोड़ दूं मैं, जयपुर, अपने जैसलमेर और बीकानेर को, तो दोस्तों इनको छोड़कर के सभी रियासतें जो थी वो शेरशाह सूरी के दोस्तों क्या हो चुकी थी, अधीन हो चुकी थी। इसके कारण इसी युद्ध को राजस्थान के इतिहास का एक बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों इस युद्ध के पश्चात अधिकांश राजपूताना को अपने सिस्टम में बांध लिया था शेरशाह सूरी ने। दोस्तों यह भी ध्यान रखना, और 58 परगने थे, 52 युद्धों का विजेता कौन सा देव कहलाता है? मालदेव। इसकी उपाधियां अपन ने लिख ली थी, पुरुषार्थी किसने कहा, हसमत वाला राजा किसने कहा, यह सारी बातें अपन लिख चुके हैं। यहां तक लिखो, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब देखना, ये तो थे अपने मालदेव के प्रमुख सैनिक अभियान, यानी सैनिक अभियान यहां पर मालदेव के मित्रों समाप्त होते हैं। अब मालदेव के काल में और क्या क्या घटनाएं घटित होती है मित्रों देखिएगा। मालदेव के काल में अपन पढ़ते हैं रूठी रानी उम्मादेह के बारे में। बताओ किसके बारे में? इसके स्थापत्य कला भी देखेंगे, 4-5 प्रमुख कार्य करवाए थे। रूठी रानी उम्मादेह मित्रों, ये रूठी रानी उम्मादेह जो है, ये रूठी रानी उम्मादेह है कौन? मित्रों इसके बारे में भी अपने को पता होना जरूरी है कि रूठी रानी उम्मादेह कौन है। तो दोस्तों ये रूठी रानी उम्मादेह, अपने ध्यान रखना, रूठी रानी उम्मादेह जो है जैसलमेर शासक राव लुणकरण की पुत्री। जैसलमेर का जो शासक है, जैसलमेर शासक का नाम बताओ क्या है? राव लुणकरण। इस जैसलमेर शासक राव लुणकरण की बताओ कौन है? पुत्री है, डॉटर ऑफ राव लुणकरण, लुणकरण की पुत्री। और लुणकरण राजपूताने का एकमात्र शासक है जिसके काल में इतिहास का एकमात्र अर्धशाका हुआ। मित्रों 1536 ईस्वी में उम्मादेह का विवाह मालदेव के साथ हुआ। मालदेव के साथ हुआ मित्रों, उम्मादेह का विवाह मालदेव के साथ हुआ, ठीक बात है। फिर इससे रूठी रानी क्यों कहा गया? मित्रों ये मालदेव से रूठ करके चली गई, मालदेव से जो है गुस्सा होकर के चली गई। और कहां चली गई? तारागढ़ अजमेर चली गई। मित्रों क्या कभी मालदेव ने मनाने का प्रयत्न नहीं किया? किया। कब किया और क्यों किया? मित्रों इसको मनाने का प्रयत्न किया गया 1543 ईस्वी में। यहां पर इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मालदेव ने रूठी रानी को, रूठी रानी को मनाने का प्रयत्न ईश्वर बाहरट के सहयोग से
ईश्वर बाहरट के सहयोग से 1543 ईस्वी में किया। अगला बिंदु, आशा बाहरट का दोहा सुनकर रूठी रानी जोधपुर नहीं आई। बताओ रूठी रानी कहां गई? यहां पर लिख सकते हैं उम्मा दे का निर्वासित काल। निर्वासित काल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निर्वासित काल का अर्थ होता है कि उसने अपना समय कहां पर बिताया। मित्रों सबसे पहले बताओ ये कहां पर गई थी? तारागढ़ अजमेर में। सबसे पहले बताओ ये कहां पर गई थी? तारागढ़ कहां पड़ता है? अजमेर। यहां से मित्रों ये आई थी कोसाना गांव, और कोसाना पड़ता है, आपको पता है, एक कोसाना वो तो पिपाड़ में जो युद्ध हुआ था, एक कोसाना है अजमेर में। मित्रों ये कोसाना जोधपुर वाला नहीं है, फिर कह रहा हूं, एक अपने कोसाना का युद्ध लड़ा था जो पिपाड़ जोधपुर में, वो कोसाना पीछे हणे आता है और यहां ने आ रहा है पीछे। कोसाना से ये मित्रों गई थी गुंदोज गांव पाली, गुंदोज गांव, और ये गुंदोज गांव बताओ कहां पर पड़ता है? पाली। और इसी गुंदोज गांव पाली में ये 1562 ईस्वी में मित्रों क्या हो गई थी? महासती हो गई थी। ये कुछ जानकारी रखनी है, अब समझिएगा इसको। क्या है? रूठी रानी उमा दे है कौन है? ये जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री है। मित्रों 1536 ईस्वी में मालदेव के साथ रूठी रानी उमा दे का विवाह होता है। दोस्तों 1536 ईस्वी में होने के बाद में ये रूठ जाती है। क्यों रूठ जाती है? मित्रों कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि मालदेव और जैसलमेर के शासक राव लूणकरण के बीच में विवाद चल रहा था, और विवाद के चलने के कारण राव लूणकरण जो है मालदेव को मारने की योजना बना रहा था। मालदेव के साथ इसको जैसलमेर बुला करके धोखे से मारने की योजना बना रहा था। और मित्रों इस योजना का पता जो था, वो इस योजना का पता ना तो मालदेव को था ना ही रूठी रानी को था। लेकिन मित्रों किसी अन्य इसके विश्वस्त नायक के माध्यम से यह पता चला मालदेव को कि आपके ससुर जी जो है आपकी हत्या की योजना बना रहे हैं। मित्रों जब इस बात की सूचना मालदेव को लगी कि उम्मा दे के पिता मेरी हत्या की योजना बना रहे हैं, तो मित्रों उम्मा दे और इस मालदेव के बीच में अनबन रहने लगी। और अनबन रहने के कारण मित्रों उम्मा दे जो है मालदेव से रूठ करके कहां चली जाती है? तारागढ़। यानी इनमें ना तो मालदेव की गलती थी ना उम्मा दे की गलती थी, दोनों के बीच में मनमुटाव होने के कारण इस उम्मा दे के पिता राव लूणकरण माने जाते हैं। क्योंकि राव लूणकरण मालदेव को मारना चाहता है, इस बात से मालदेव जो है उम्मा दे से रूठ जाता है। जब बोलता ही नहीं है तो रूठी रानी भी मालदेव से रूठ करके कहां चली जाती है? तारागढ़ अजमेर में। लेकिन मित्रों कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि मालदेव और इस उम्मा दे का विवाह हुआ था। विवाह के समय ही मित्रों इस उम्मा दे ने मालदेव को किसी एक दासी की, मालदेव की प्रेमिका जो थी, उस मालदेव की प्रेमिका से मालदेव को अत्यंत प्रेम होने के कारण रूठी रानी जो है वो इस मालदेव से रूठ करके कहां चली जाती है? तारागढ़ चली जाती है। यानी मालदेव को किसी दासी से प्रेम होने के कारण उम्मा दे कहां चली गई थी? तारागढ़। ये दो मान्यताएं बताई जाती है रूठने के बारे में दोस्तों। लेकिन जैसे भी हो वो रूठ करके तारागढ़ चली गई, तो फिर बताओ तारागढ़ रूट करके चली गई तो मालदेव ने कभी मनाने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या किया था? कब किया था? 1543 ईस्वी में। क्यों किया? क्यों आवश्यकता पड़ गई मालदेव को? मालदेव इसको मनाने का प्रयत्न क्यों कर रहा है? मित्रों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था 1544 ईस्वी में, तो दोस्तों उस समय अजमेर भी मालदेव के अधीन था। बताओ अजमेर भी किसके अधीन था? मालदेव। मैंने आपको जब मेड़ता के साथ इसका संबंध बताया था, मैंने कहा पहले मालदेव राजा बना तो मेड़ता पर आक्रमण किया। उस समय मेड़ता का शासक था बीरम देव। बीरम के ऊपर आक्रमण किया, बीरम को पराजित करके मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार किया। बाद में बीरम भागकर अजमेर गया तो मालदेव पीछे पीछे अजमेर चला गया, यानी अजमेर पर भी मालदेव ने अधिकार कर लिया। तो ये जो बीरम देव था वो तो रणथंबोर भाग गया और अजमेर पर किसका अधिकार हो गया था? मालदेव का।
मित्रों 1544 का जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उस समय अजमेर पर अधिकार तो मालदेव का था, और जो 1544 का आक्रमण है, उस आक्रमण की मित्रों योजना जो शेरशाह सूरी की थी, वो पहले तारागढ़ अजमेर पर आक्रमण करने की योजना थी और बाद में जोधपुर पर आक्रमण करने की योजना थी। तो मालदेव के जो सेनानायक, मालदेव के मंत्री और मालदेव की जो खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने मालदेव को अलर्ट किया कि मालदेव जी, शेरशाह सूरी का आक्रमण होने वाला है और आक्रमण तारागढ़ अजमेर पर पहले होगा, बाद में मेहरानगढ़ जोधपुर पर होगा। इसलिए मित्रों शेरशाह सूरी के आक्रमण के डर के कारण इस मालदेव ने ईश्वर बारट को भेजा कि ईश्वर जा उम्मादे को समझा दे कि शेरशाह सूरी का आक्रमण होने वाला है, वो कहीं बंधक बंधक बना लेगा, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। मित्रों ईश्वर बारट इसे उम्मादे को समझाने के लिए 1543 ईस्वी में जाता है। कौन से गढ़ में? तारागढ़ में, ताकि उम्मादे को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, ताकि शेरशाह का आक्रमण भी हो तो किसी जोधपुर की रानी को क्षति ना पहुंचे। इस कारण मित्रों ईश्वर बारट इसे समझाने जाता है। लेकिन इस बात की सूचना अन्य रानियों को लगती है, अन्य रानियों के दिमाग में गलतफहमी हो जाती है। अन्य रानियां यह सोचती है कि अब तो उम्मादे जोधपुर आएगी, और जब उम्मादे जोधपुर आएगी तो अन्य रानियों का इमेज का ग्राफ बढ़ेगा या घटेगा? मित्रों अन्य रानियां जो मालदेव की थी, उनकी इज्जत का ग्राफ जो है वो नीचे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रूठी रानी इतने सालों से रूठी हुई है और अब जोधपुर आएगी तो मित्रों मालदेव का जो विशेष प्रेम, विशेष लगाव होगा वो किसके प्रति हो जाएगा? उम्मादे के प्रति हो जाएगा। यानी बाकी रानियों के तो भाव गिर जाएंगे। इस कारण मित्रों बाकी रानियां अपने भाव को बढ़ाए रखने के लिए, अपने जो है प्रेम को बचाए रखने के लिए, वो ये चाहती है कि उम्मादे किसी भी सूरत में जोधपुर नहीं आए। इस कारण जो अन्य रानियां है वो एक व्यक्ति को भेजती है, आशा बारट को, और आशा बारट को कहते हैं कि आशा तू जा कुछ उम्मादे के साथ ऐसा करे कि उम्मादे जीवन भर जोधपुर नहीं लौटकर आए। और मित्रों इस अन्य रानियों के कहने पर आशा बारट जो है यहां से सीधा अजमेर पहुंच जाता है, तारागढ़ में। और तारागढ़ अजमेर पहुंच करके मित्रों इस उम्मादे को एक कथन कहता है कि मान तजे तो पीऊ ताज, पीऊ तजे तो मान, दोनों खंबण नाई होय एकण खंबण ठाण। यानी इस आशा बारट ने क्या कहा कि मान तजे तो पीऊ ताज, पीऊ तजे तो मान, दोनों खंबण नाई होय एकण खंबण ठाण। मित्रों मान सम्मान चाहिए तो पिया का त्याग कर दे। इस दो एक अर्थ है, मान सम्मान चाहिए तो पिया का त्याग कर दे, पिया चाहिए तो मान सम्मान का त्याग कर दे। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, एक बात उम्मादे निश्चित कर ले। ऐसी बात आशा बारट उम्मादे को कहता है। यानी उम्मादे को क्या कहा गया कि उम्मादे अगर तुझे मान तजे तो पीऊ ताज, मान सम्मान चाहिए तो पिया को त्याग, और पिया चाहिए तो मान सम्मान को त्याग। मित्रों इस दोहे के कई लोगों ने अलग अलग अर्थ भी निकाल रखे हैं। कुछ कहते हैं कि पति चाहिए तो अगर पति के साथ रहेगी तो मान सम्मान होगा, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ क्या होता है? आशा बारट का काम क्या था? रूठी रानी को जोधपुर नहीं आने देना दोस्तों, क्योंकि ईश्वर बारट मनाने जा रहा है। ईश्वर बारट क्यों मनाने जा रहा है? शेरशाह का आक्रमण होने वाला है। लेकिन अन्य रानी आशा बारट को भेजती और आशा कहता है कि उम्मादे तुझे अगर मान सम्मान प्यारा है तो पिया का त्याग कर दे। और पिया प्यारा, पिया कर तो था पति, अगर तुझे तेरे पिया प्यारे है तो मान सम्मान का त्याग करते। उम्मा ने कहा मुझे तो मेरा मान सम्मान प्यारा है, क्योंकि एक सतरानी को, एक राजस्थानी महिला को उसके मान सम्मान से बढ़कर के कुछ भी प्यारा नहीं होता। इसीलिए आशा बारट के इस दोहे को सुनने के पश्चात उम्मादे जोधपुर नहीं आती है। उम्मादे कौन सा दोहा सुनती है कि मान तजे तो पीऊ ताज, पीऊ तजे तो मान, दोनों खंबण नाई होय एकण खंबण ठान। इस दोहे को सुनने के बाद मित्रों ये कोसाना गांव चली जाती है, और कोसाना से गुंदोज गांव पाली में चली जाती है। और गुंदोज गांव पाली में जाने के बाद मित्रों जब मालदेव की मृत्यु होगी तब इसी गांव गुंदोज गांव पाली में उम्मादे बताओ क्या हो जाएगी? महासती हो जाएगी। तो ये कुछ बातें रूठी रानी उम्मादे के बारे में लिखिएगा, फिर चलते हैं आगे।
तो दोस्तों ये है अपनी रूठी रानी उम्मा दे। बताओ रूठी रानी उम्मा दे अधिकांश समय कहां रही थी? तारागढ़ में। इस कारण रूठी रानी का महल भी अगर पूछे आपका तो कहां पर बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ। बताओ रूठी रानी का महल कहां हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा दोस्तों। तो ये था मित्रों मालदेव की रूठी रानी के साथ संबंध। और अब दोस्तों मालदेव के निर्माण कार्य, दो तीन छोटे छोटे निर्माण कार्य मित्रों। मालदेव की स्थापत्य कला, यानी मालदेव ने कौन कौन से निर्माण कार्य किए थे, स्थापत्य कला, उसके निर्माण कार्य देख लेते हैं। और फिर मालदेव जो है वो अपने स्वर्ग लोक की तरफ सिधार जाएंगे। तो मित्रों निर्माण कार्य में देखिए, मालदेव की एक जाली रानी जिसका नाम था स्वरूप दे। बताओ जाली रानी यानी झालावाड़ की, झाला वंश की रानी। मित्रों जाली रानी जिसका नाम था स्वरूप दे, उस स्वरूप दे ने जोधपुर में स्वरूप सागर का निर्माण करवाया। स्वरूप सागर एक सरोवर था जिसे वर्तमान में बहू जी का तालाब कहते हैं। बताओ वर्तमान में क्या कहते हैं? बहू जी का तालाब। बहू क्या होती है? राजस्थान में जो नव विवाहिता आती है उसको क्या कहा जाता? बहू आई है। बताओ कौन आई है? बहू। तो जाली रानी स्वरूप दे कहां की बहू थी? जोधपुर की बहू थी। इस कारण स्वरूप सागर जो तालाब था उसका नाम भी बताओ कौन से तालाब हो गया? बहू जी का तालाब। तो पहला बिंदु अपने को लिखता है मालदेव की जाली रानी स्वरूप दे ने, मालदेव की जाली रानी स्वरूप दे ने, जाली रानी स्वरूप दे ने स्वरूप सागर का निर्माण करवाया। स्वरूप सागर का निर्माण करवाया। स्वरूप सागर का निर्माण करवाया जिसे बहू जी की जिसे बहू जी का तालाब कहते, जिसे बहू जी का तालाब, जिससे बहू जी का क्या कहते? तालाब कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला बिंदु, रानीसर तालाब का कोट बनवाया। रानीसर तालाब का परकोटा, रानीसर तालाब का परकोटा। नेक्स्ट रिया नागौर में पड़ता है। रिया नागौर, मालकोट मेड़ता नागौर, मालकोट मेड़ता, और मेड़ता कहां पर है? नागौर। सोजत पाली, रायपुर पाली, रायपुर पाली, बदराजून दुर्गों का निर्माण, बदराजून दुर्गों का निर्माण। नेक्स्ट तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में नूर चश्मा के पास, नूर चश्मा के पास रोहटों का निर्माण, रोहटों का निर्माण। दोस्तों रोहटों का अर्थ होता है जो प्राचीन समय में पानी जो था वो तारागढ़ अजमेर में नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता था, तो पानी खींचने के लिए जो बनाया गया था उसको कहते हैं रोहटे। तो उन रोहटों का क्या करवाया गया? निर्माण। यहां तक छापो, फिर चलते हैं आगे।
तो यह है दोस्तों मालदेव की प्रमुख रूप से बताओ कौन सी कला? स्थापत्य कला। मालदेव की स्थापत्य कला के बाद में मित्रों ध्यान रखना 7 नवंबर 1562 ईस्वी को मालदेव की मृत्यु होती है। मित्रों ध्यान रखिएगा आप 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु, बताओ मालदेव की क्या हुई थी? मृत्यु। और मित्रों मालदेव की मृत्यु होने के पश्चात ध्यान रखिएगा 1562 ईस्वी में ही 1562 ईस्वी में ही अगला लिख सकते हैं सीधा 1562 ईस्वी में ही 1562 ईस्वी में ही गुंदोज गांव पाली में उम्मा दे यानी जो रूठी रानी थी उम्मा दे मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई। मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई। और मित्रों जो कोई महिला अपने पति की किसी निशानी के साथ में सती होती है, निशानी करता हो तो अपने पति की किसी भी वस्तु के साथ में, तो उसको इतिहास में महासती कहते हैं। और दोस्तों मालदेव की पगड़ी के साथ उम्मा दे सती हो रही है तो ये उम्मा दे बताओ क्या हो जाएगी? महासती हो जाएगी। यहां पर लिख सकते हैं राजस्थान इतिहास की एकमात्र महासती, राजस्थान इतिहास की एकमात्र महासती, एकमात्र महासती उम्मा दे हुई, उम्मा दे है। यानी एकमात्र जो महासती है वो मित्रों है उम्मा दे, जो कहां पर हुई थी? गुंदोज गांव पाली। ये स्थान विशेष याद रखना, गुंदोज गांव। और गुंदोज गांव कहां पर है? पाली लिखिएगा। हां तो दोस्तों 1562 ईस्वी के साथ ही मालदेव का शासनकाल बताओ क्या होता है? समाप्त होता है। दोस्तों मालदेव का शासनकाल सब विद्यार्थियों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी साथ के साथ हो जाना चाहिए। बार बार क्या पढ़ना? इतिहास एक कहानी है, इतिहास एक कहानी है। इसको जितना पियोगे उसमें उतना ही इतिहास के विद्वान बन जाओगे, लेकिन विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लगनी है। इसलिए दोस्तों जितना पढ़ाया जाए साथ का साथ ही। क्या है? गिरी सुमेर लड़ा, महोबा लड़ा, अपने नक्शा बनाया, 4 नाम चारों तरफ लिखे थे, याद कर लेना उसको। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में वापस शेरशाह सूरी मर गया, फिर आ गया मालदेव, फिर 1-2 जगह मालदेव हारा और उसके बाद ये किले बनवाए रूठी रानी के साथ, क्या संबंध था? तो ये दोस्तों छोटी मोटी बातें जो है वो अपने को याद होनी चाहिए। यहां पर मित्रों मालदेव राठौड़ का शासनकाल समाप्त होता है। बड़े अच्छे से सब विद्यार्थियों को क्लियर होना चाहिए मालदेव राठौड़। अब देखना दोस्तों मालदेव का तो काम हो गया, मालदेव राठौड़ तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन मालदेव खुद मृत्यु को प्राप्त हुए जो हुए, पीछे मित्रों विवाद छोड़ करके चले गए। मित्रों वो विवाद कौन सा विवाद है? ये रहा विवाद। देखिएगा मालदेव के प्रमुख 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा जो पुत्र था मित्रों उसका नाम था राम सिंह। बताओ सबसे बड़े पुत्र का नाम कौन सा सिंह था? राम सिंह। राम सिंह से जो छोटा पुत्र था उस पुत्र का नाम था उदय सिंह। मित्रों राम सिंह के काल छोटा पुत्र उदय सिंह, और जो सबसे छोटा पुत्र था उस सबसे छोटे पुत्र का नाम बताओ कौन सा सेन था? चंद्रसेन। मित्रों चंद्रसेन जो है वो चंद्रसेन की माता का नाम ध्यान रखना, क्योंकि माता का जादू चलेगा। चंद्रसेन की माता का नाम था जाली रानी स्वरूप दे। जाली रानी स्वरूप दे। और बताओ ये जो जाली रानी स्वरूप दे है, इसने जोधपुर में कौन सा तालाब बनाया था? स्वरूप सागर, जिसको अपन कौन सा
जो है वर्तमान में कौन सा तालाब कहते हैं? बहू जी का तालाब कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, मालदेव ये राम सिंह जो है दोस्तों, इस राम सिंह को गोद ले रखा था उम्मा दे ने। मित्रों, जो रूठी रानी थी वो उम्मा दे का दत्तक पुत्र माना जाता है। ये उम्मा दे का बताओ कौन सा पुत्र माना जाता है? उम्मा दे का गोद लिया हुआ पुत्र। मित्रों, उम्मा दे ने इसे गुंदोज गांव पाली में गोद ले लिया था, क्योंकि राम सिंह से नाराज हो गया था मित्रों मालदेव किसी बात को लेकर है। और क्यों हो गया था? क्योंकि ये जो दिल्ली के शासकों के इर्द गिर्द ज्यादा घूम रहा था। इस कारण मालदेव इस राम सिंह को मारवाड़ छोड़ने का आदेश दे देता है। और जब राम सिंह को अपना राज्य मारवाड़ छोड़ने का आदेश दिया तो ये राम सिंह उम्मा दे के पास चला गया और उम्मा दे ने इसको गोद ले लिया और उम्मा दे का दत्तक पुत्र बताओ कौन सा सिंह बन जाता है? राम सिंह बन जाता है। अब देखना दोस्तों, अब बताओ मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र कौन है? राम सिंह है। तो उत्तराधिकारी भी कौन बनना चाहिए? राम सिंह बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, लेकिन जाली रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर, जाली रानी स्वरूप दे के प्रभाव, देखो मित्रों प्रभाव कितना खतरनाक होता है। देखो प्रभाव का असर कहां कहां हुआ। सबसे पहले अपन ने देखा था कि रणमल राठौड़ को राजा नहीं बनाया, किशोरी कंवर के प्रभाव में कौन आ गया था? किशोरी कंवर के प्रभाव में राव चूड़ा आ गया था। उसके बाद मित्रों देखो यहां पर प्रभाव आ रहा है स्वरूप देखा। आगे अपन गज सिंह पढ़ेंगे तो गज सिंह में प्रभाव आएगा अनारा बेगम का। मित्रों ये प्रभाव जो है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, अभी का कोई प्रभाव नहीं है, प्राचीन काल से ही ये प्रभाव चला आ रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, इस जाली रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर के, दबाव में आकर के मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी बताओ किसको बना दिया? मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया चंद्रसेन को। सबसे छोटे पुत्र चंद्रसेन राठौड़ को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब जब चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बना दिया तो बताओ राम सिंह और उदय सिंह नाराज होंगे कि नहीं होंगे? मित्रों नाराज होने स्वाभाविक है, क्योंकि राजा बनना किसको था? राम सिंह को। लेकिन राम सिंह और उदय सिंह दोनों का ही लिस्ट में से नाम कट गया, सीधा लिस्ट में नाम किसका आ गया? चंद्रसेन का। तो मित्रों दोनों भाई राम सिंह और उदय सिंह जो है, ये राम सिंह और उदय सिंह बड़े नाराज होते हैं। और नाराज होंगे तो क्या होगा? देखना, उदय सिंह के पास में एक जागीर थी, उस जागीर का नाम था फलोदी की जागीर। मालदेव ने उदय सिंह को तो बताओ कहां की जागीर दे रखी थी? फलोदी की। और राम सिंह को बताओ कहां की जागीर दे रखी थी? सोजत की। सोजत बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में। मित्रों सोजत बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में। और फलोदी बताओ कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। देखिएगा दोस्तों, होता क्या था पहले? पहले यह होता था कि राजा के जितने पुत्र होते थे उन पुत्रों में से एक तो राजा बनता, बाकी को अलग अलग जागीरों का मुखिया बना दिया जाता था। तो मालदेव का पुत्र चंद्रसेन तो जोधपुर का राजा बन जाएगा और इसके दोनों पुत्रों को, एक को फलोदी जोधपुर दे दिया और एक को सोजत, सोजत कहां पड़ता है? पाली, ये दे दिया। लेकिन मित्रों दोनों के दोनों भाई जो है अब मालदेव की मृत्यु के पश्चात चंद्रसेन से बड़े नाराज होते हैं। और चंद्रसेन से नाराज होते हैं तो ये दोनों के दोनों भाई चंद्रसेन को राजगद्दी से हटाने का प्रयत्न करते हैं। राजगद्दी से हटाने का प्रयत्न करते हैं तो मित्रों उदय सिंह और चंद्रसेन, उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है लोहावट का युद्ध। बताओ उस युद्ध का नाम कौन सा युद्ध है? लोहावट का युद्ध है। और लोहावट वर्तमान में जोधपुर में पड़ता। 1562 ईस्वी में इस उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में लोहावट का युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उदय सिंह चंद्रसेन को हटाना चाहता है। लोहावट के युद्ध में विजेता कौन रहा? चंद्रसेन। लोहावट का जो युद्ध हुआ इसमें जो विजेता रहा था मित्रों, इस विजेता का नाम बताओ कौन सा सेन था? चंद्रसेन। अब मित्रों चंद्रसेन हार गया, चंद्रसेन जीत गया, यानी उदय सिंह तो यहां से मुख लेकर के वापस फलोदी आ गया और चुपचाप बैठ गया। लेकिन मित्रों अभी चुपचाप कौन सा सिंह नहीं बैठा है? राम सिंह नहीं बैठा है। मित्रों ये राम सिंह और इस चंद्रसेन के बीच में एक युद्ध होता है उस 1562 ईस्वी में, उसको कहते हैं सोजत। और सोजत कहां पर पड़ता है? सोजत पाली का युद्ध। मित्रों ये जो सोजत पाली का युद्ध हुआ ये 1562 में राम सिंह और किसके बीच हुआ था? चंद्रसेन के बीच। मित्रों इस सोजत का युद्ध जो हुआ था, इस सोजत के युद्ध में भी बताओ विजेता कौन हुआ? सोजत के युद्ध में भी मित्रों विजेता हुआ था चंद्रसेन। बताओ सोजत के युद्ध में भी विजेता कौन सा सेन है? चंद्रसेन। यानी अपने दोनों भाइयों को मालदेव जो है, इस चंद्रसेन ने उदय सिंह को तो लोहावट के युद्ध में हराया, जबकि राम सिंह को कौन से युद्ध में हराया? सोजत के युद्ध में हराया। और मित्रों दोनों युद्ध जीतने के पश्चात
1562 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से शासक कौन सा सेन बना था? चंद्रसेन। चंद्रसेन जब राजा बना तो इसके चारों तरफ ये घेराबंदी कर रहे थे इसको हटाने के लिए, लेकिन दोनों भाइयों को, एक को तो लोहावट युद्ध में और दूसरे को बताओ कौन से युद्ध में? सोजत पाली के युद्ध में पराजित करके मित्रों जोधपुर का 1562 ईस्वी में जो राजा है वो 1562 ईस्वी में राजा बताओ कौन सा सेन बन जाता है? चंद्रसेन। और इसी चंद्रसेन को मारवाड़ का क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रताप कहा जाता है। चंद्रसेन को मारवाड़ का क्या कहते हैं? प्रताप। जब ये राजा बना तो इस चंद्रसेन का कई उपनाम होंगे। मारवाड़ का प्रताप। मित्रों मारवाड़ का प्रताप क्यों कहते मारवाड़ का प्रताप? क्योंकि जितना शक्तिशाली शासक चंद्रसेन था, जितना शक्तिशाली शासक प्रताप था, उतना ही चंद्रसेन था। प्रताप ने कभी मुगलों के आगे अपने स्वाभिमान को नहीं गिरने दिया, तो चंद्रसेन ने भी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करके अपने स्वाभिमान का परिचय दिया। चंद्रसेन भी पहाड़ी जीवन बिताता है, महाराणा प्रताप भी पहाड़ी जीवन बिताता। दोनों में समानताएं होने के कारण इस मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है? चंद्रसेन राठौड़ को। मित्रों आगे यही राजा बनेगा तो इसे कहेंगे प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक। प्रताप का अग्रगामी या प्रताप का पथ प्रदर्शक। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रताप ने मुगलों के सामने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने की जो सीख सीखी थी वो किससे सीखी थी? चंद्रसेन से। क्योंकि मित्रों प्रताप तो राजा बनेगा 1572 ईस्वी में, जबकि चंद्रसेन राजा कब बन रहा है? 1562 ईस्वी में। इसलिए सबसे पहले मुगलों के खिलाफ संघर्ष प्रताप अपने चंद्रसेन ने शुरू किया था, बाद में प्रताप ने किया था। इस कारण प्रताप का पथ प्रदर्शक भी बताओ किसको कहा जाता है? चंद्रसेन को कहा जाता है। मित्रों इसको बुला बिसरा राजा वे विस्मृत नायक कहा जाता। चंद्रसेन राठौड़ जब राजा बनेगा तो इसकी उपाधि होगी बुला बिसरा राजा वे विस्मृत नायक। बुला बिसरा राजा अथवा विस्मृत नायक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिएगा प्रताप को इतिहासकारों ने कितना लिखा है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा महाराणा प्रताप को जानता है। हर राज्य में महाराणा प्रताप की गाथाएं पढ़ाई जाती है। महाराणा प्रताप के नाम पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाते हैं। महाराणा प्रताप के नाम पर ट्रेनें चलती है। महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर ट्रेनें चलती है। महाराणा प्रताप के नाम पर बड़े बड़े स्मारक बनाए जाते हैं। महाराणा प्रताप के नाम पर बड़े बड़े उद्यान बनाए जाते, अपने नौसेना में मिसाइलें तैनात कर दी जाती। यानी प्रताप को इतिहासकारों ने बड़ा छड़ा कर बताया है। लेकिन प्रताप से भी ज्यादा महान जो था चंद्रसेन राठौड़ था। चंद्रसेन राठौड़ प्रताप से पहले आया और मुगलों के सामने कट्टरता से, मुगलों के सामने कभी स्वाभिमान को नहीं गिरने दिया। प्रताप तो बाद में आया, पहले चंद्रसेन आया। लेकिन क्या आपने कभी चंद्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सुना है? क्या कभी आपने चंद्रसेन एक्सप्रेस ट्रेन का नाम सुना है? क्या आपने चंद्रसेन के नाम पर कहीं पर पैनोरमा बने देखे हैं? क्या चंद्रसेन के नाम पर कहीं राजस्थान से बाहर इतिहासकारों ने इसके पाठ पढ़ाए जाते हैं? क्या नहीं पढ़ाए जाते? क्योंकि इतिहासकारों ने उतना महत्व चंद्रसेन को नहीं दिया जितना उससे मिलना चाहिए था। महाराणा प्रताप को ज्यादा लिखा, चंद्रसेन को कम लिखा, जबकि चंद्रसेन महाराणा प्रताप के समान ही प्रतापी और महान था। इसी कारण इसे बुला बिसरा राजा अथवा विस्मृत नायक कहा जाता है। ऐसा अपना मारवाड़ का शासक है जो लोहावट का युद्ध और सोजत का युद्ध जीत करके 1562 ईस्वी में जोधपुर का राजा बनेंगे, जिसकी वीर गाथा का गायन अपन करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।